अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ स्पेशल में खुश आमदेद। मैं हूं डॉक्टर सूफी जावेद मुस्तफ़ा और मैं आज आपसे एक बड़ी अहम बात शेयर करूंगा और उस पर हम बात करेंगे। वो है सीबीसी। सीबीसी मुखफ़फ़ है कंप्लीट ब्लड काउंट का, और ये गालिबन सबसे ज़्यादा किया जाने वाला टेस्ट सीबीसी है। जो किसी भी लेबॉर्ट्री में आप चले जाएं तो सीबीसी जो है, जिसमें हीमोग्लोबिन होती है, और इसके बारे में बताता हूँ कि क्या चीज़ है। और यह शायद शुगर का टेस्ट वो भी इतना कॉमन है, लेकिन सीबीसी एक बुनियादी टेस्ट है जो किया जाता है। खून का टेस्ट है ये। तो खून का टेस्ट है और इसका नाम जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है लोगों को। इसका नाम है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो अक्सर लोग इसको ये समझते हैं कि ये मुकम्मल खून की हर किस्म की मालूमात देता है, जबकि काउंट से मुराद ये है कि इसमें जो खून के खून का एग्ज़ाम मैं आपको पहले बताऊंगा। खून के बारे में जो उसके मुख्तलिफ सेल्स हैं, मुख्तलिफ अक़साम के, मुख्तलिफ शक्लों के और मुख्तलिफ किस्म के, जैसे कि सुर्ख खुलियाँ हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, सफ़ेद खुलियाँ, उनके बारे में ये बताता है कि ये खलियात जो हैं, ये जो सेल्स हैं ब्लड सेल्स, इनका काउंट क्या है। और उससे फिर बहुत सारी मालूमात हमें मिलती हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बहुत सारी मालूमात हमें वहाँ से मिलती हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि इसकी अहमियत नहीं है, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है इस टेस्ट की, और इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है, ये आमतौर पर 400 से 700 तक रुपए में अवेलेबल होता है, लेकिन इससे बहुत सारे चीज़ों का पता चलता है। और इससे आगे चल के आप देखेंगे कि इसमें आपको इसकी फादियत का आपको पता चलेगा। और लेकिन इसको ये ना समझा जाए कि इससे हर बीमारी का पता चल जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि कंप्लीट ब्लड करवा लिया हमने, तो इट्स नॉट कंप्लीट ब्लड, दिस इज़ कंप्लीट ब्लड काउंट। काउंट का मतलब है तादाद, काउंटिंग, जो हिसाब। तो वो सेल्स की तादाद का है, लेकिन उससे बहुत सारी मालूमात मिलती हैं। तो इसमें खून में रेड सेल्स होते हैं, सुर्ख, जो खून को सुर्खी देते हैं और उसका कलर जो है वो रेड करते हैं, वो रेड ब्लड सेल्स। और उसमें होते हैं वाइट सेल्स। अच्छा, रेड सेल्स तो एक तरह के होते हैं, वाइट सेल्स जो हैं मुख्तलिफ शक्लों के होते हैं। तो मुख्तलिफ शक्लों के वाइट सेल्स हैं, उनके नाम भी डिफरेंट, उनके काम भी डिफरेंट है, जिसमें जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, बेजोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ये सारे इनका क्या फंक्शन है और उनकी क्या अहमियत है। लेकिन सबसे पहले हम अपने फर्स्ट हाफ में हम ये बात करेंगे रेड सेल्स के बारे में। तो रेड सेल्स जो हैं वो बुनियादी तौर पे उनका फंक्शन जो है वो ये है कि वो हमारी ऑक्सीजन जो है, हमारे फेफड़ों से जब खून गुजरता है तो फिर हम जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन आती है, तो ऑक्सीजन को वो कैरी करते हैं, यानी वो ऑक्सीजन को खींचते हैं अपनी तरफ। और वो हीमोग्लोबिन जो रेड सेल के अंदर सुर्खी लाती है, जो रेड सेल जो है उसके अंदर जो मेन मॉलिक्यूल है वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो हीम प्लस ग्लोबिन, वो यानी आयरन, हीम आयरन को कहते हैं। और हीमोग्लोबिन जो हीम आयरन, और ग्लोबिन जो है या ग्लोबुलिन, ये प्रोटीन है। तो ये दोनों मिलके हीमोग्लोबिन बनते हैं। तो ये इसका काम है ऑक्सीजन को फेफड़ों से खींच के खून में लेके आना, और खून से फिर जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है ऑक्सीजन की वहाँ तक पहुँचाना। और ऑक्सीजन की हर जो जिस्म का हर उज़्व है, हर जगह पे उसकी ज़रूरत है, हर टिश्यू में ऑक्सीजन के बगैर वो ज़िंदा नहीं रह सकता। तो इस तरह से जो ऑक्सीजन जब इस्तेमाल होती है हमारे जिस्म के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए भी हीमोग्लोबिन का रोल है। तो ये बड़ा वाइटल है। तो आरबीसीज की तादाद क्या है? अच्छा, इसमें तादाद से भी बढ़ के कुछ चीज़ें बताई जाती हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। एक तो तादाद आ गई कि रेड ब्लड सेल्स की तादाद है क्या, लेकिन साथ साथ इसमें हीमोग्लोबिन की मिकदार कितनी है, क्योंकि हर सेल में मिकदार फिक्स नहीं होती। कुछ सेल्स में मिकदार कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है किसी बीमारी की वजह से और किसी कमी की वजह से, जिस पे आगे चल के मैं बात करता हूँ। तो रेड सेल काउंट तो आ गया पहले कि काउंट जो है वो पूरा होना चाहिए। एक एवरेज काउंट लिया जाता है, जैसे कि ये रिपोर्ट मेरे सामने है, ये अगर कैमरे में आप थोड़ा सा दिखा सकें तो ये एक रिपोर्ट है जिसके ऊपर जो है सबसे पहले वो रेड सेल्स
की बात हो रही है। तो अगर आप कैमरे में देख सकें इसको, नहीं तो आप अपने घर में कोई भी आपके पास सीबीसी रिपोर्ट हो वो लेके और सामने रखें तो आपको पता चल जाएगा, और उसके साथ साथ आप देखते जाएं मेरे। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो है वो हीमोग्लोबिन लिखी हुई है। तो हीमोग्लोबिन मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि वो है केमिकल जो रेड सेल को रेड कलर देता है, और रेड सेल का बुनियादी फंक्शन जो ऑक्सीजन कैरी करना, ऑक्सीजन को फेफड़ों से लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सचेंज करना, ये उसका काम है। अब हीमोग्लोबिन जो है जैसे यहाँ पे 11.5 से 16 तक, क्योंकि खवातीन में ये नॉर्मल समझा जाता है, आदमियों में थोड़ा सा इसकी रेंज फर्क होती है। और आरबीसीज जो हैं उसमें 4 to 6 ये आगे मतलब ये 10 into power 12 और पर लीटर वो एक उसका, या ग्राम्स पर लीटर, लेकिन ये 4 to 6 आपने याद रखना, बाकी चीज़ें आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। 4 to 6 जो है आरबीसीज की वैल्यू है। तो अगर इससे कम हो इसका मतलब है वो बन नहीं रहे या वो ज़ाया हो रहे हैं, और उसका भी ज़ाहिर असर होगा टोटल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पे कि ऑक्सीजन को कैसे कैरी करता है। तो लेकिन मेन चीज़ ये है कि वो हमने देखना है कि वो काउंट कम क्यों है, या ज़्यादा भी हो सकता है। कुछ लोगों में नॉर्मली ज़्यादा होता है आरबीसीज का काउंट जो पहाड़ों पे रहते हैं, जो सतह समुद्र से ऊपर रहते हैं, 4,000, 5,000, 10,000 फीट पे जो लोग रहते हैं, उनको आप देखें तो उनके वैसे हीमोग्लोबिन जो है वो हायर साइड पे आती है। उसकी वजह है कि वहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, और इसलिए ज़्यादा आरबीसीज चाहिए होते हैं उतनी ऑक्सीजन कैरी करने के लिए जितना कि सतह समंदर के ऊपर, या हमारे जैसे लाहौर है, जैसे शहरी इलाके जैसे जो इतने ऊंचे नहीं हैं उनके अंदर जो है वो ऑक्सीजन का प्रेशर बेहतर होता है, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा आरबीसीज की ज़रूरत नहीं होती, तो वो नॉर्मली 4 से 6 नॉर्मल होता है। जबकि पहाड़ों पे जो रहते हैं उनका 6 से ऊपर होता है, और वो आप देखते हैं उनके चेहरे सुर्ख होते हैं, तो वो एक वजह है कि उनके आरबीसीज ज़्यादा होते हैं, और वो उनकी मजबूरी है क्योंकि उसके बगैर उनको ऑक्सीजन नहीं मिल सकती। और लेकिन अगर आप ज़मीनी इलाके में रहते हैं और आप समंदर के लेवल पे रहते हैं और फिर भी आपके आरबीसी ज़्यादा हैं, तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि वो कोई बीमारी भी हो सकती है, ऑटोइम्यून भी हो सकता है, किसी रिएक्शनरी भी हो सकता है कि किसी वजह से वो आरबीसीज अच्छे नहीं हैं, उनके अंदर हीमोग्लोबिन कम है, उनके अंदर कोई थैलासीमिया या कोई और चीज़ ऐसी है कि वो उसका फंक्शन सही नहीं है, तो फिर वो तादाद जिस्म जो है उसकी तादाद बढ़ा के उसको कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है। तो आरबीसीज की तादाद ज़्यादा होना इस चीज़ की इंडिकेशन है कि या तो आप सतह समुद्र से बहुत ऊपर रहते हैं, या ये है कि उसके अंदर कोई ऑटोइम्यून आपके प्रॉब्लम है, और या फिर ये है कि कोई ऐसी कमज़ोरी है खून के सुर्ख सेल्स में, रेड सेल्स में, कि जिसकी वजह से उसकी तादाद जिस्म को बढ़ानी पड़ती है ताकि वो उतनी मिकदार में ऑक्सीजन को आपके फेफड़ों से लेके आपके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा तक पहुंचा सके। तो ये तो बात होगी आरबीसीज के ज़्यादा होने की। लेकिन जो ज़्यादा हम देखते हैं मसला वो है आरबीसीज का कम होना, और कम होना जो है वो उसकी भी बड़ी अहमियत है। ज़्यादा होने की अहमियत तब ज़्यादा हो जाती है जब सेल का साइज़ हम देखते हैं। तो अगला जो कॉलम है वो है MCV, दरमियान में HCT भी है, उससे कहते हैं हेमाटोक्रिट। और इसका मैं मुख्तसर सा आपको बयान करूंगा कि हेमाटोक्रिट है क्या चीज़। हेमाटोक्रिट जो है ना वो परसेंटेज है, बेसिकली परसेंटेज है कि खून के अंदर जो सेल्स हैं और जो फ्लूइड है, यानी खून में दो अज़ा होते हैं। खून बहता है, आपने देखा होगा कि खून जो है वो जानवरों में भी होता है। जब ये अभी ईद कुर्बान गुजरी है, जब आप ज़िबा करते हैं तो खून निकलता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो लिक्विड फॉर्म में होता है और उसमें ज़ाहिर है कि लिक्विड है और उसके अंदर सेल्स हैं। तो सेल्स को हम सॉलिड स्ट्रक्चर गिनते हैं, और जो लिक्विड है जैसे उसमें पानी होता है ज़ाहिर है बहुत, और पानी और उसके 2/3 गालिबन पानी जो है इसमें देखें हेमाटोक्रिट जो है वो परसेंटेज है। तो 36 to 46% जो है वो इसमें सॉलिड मटेरियल होता है, और बाकी जो है वो फ्लूइड होता है। अब फ्लूइड में पानी भी है, पानी के अंदर हल शुदा जो है नमकियात, और वो सेल्स में नहीं आते, वो सॉलिड में नहीं आते, तो वो नमकियात चूँकि वो उसके अंदर हल हुए हैं, सेल्स जो उसके अंदर हल नहीं हुए उसमें तैर रहे हैं। तो ये दो चीज़ों में फ़र्क है कि जो चीज़ें पानी उस फ्लूइड के अंदर या पानी के अंदर माया, फ्लूइड है माया,
और पानी भी माया है। तो मेन इंग्रेडिएंट जो पानी है तो मैं उसको पानी कह देता हूँ कि उस पानी के अंदर जो तैर रही हैं चीज़ें वो सेल्स हैं, जिसमें वाइट सेल मुख्तलिफ किस्म के और रेड सेल्स, और ये सॉलिड चीज़ों में आ जाता है। और जो पानी के अंदर हल हुई हुई चीज़ें हैं जैसे नमकियात हैं, विटामिन हैं, बहुत सारे और मालिक्यूल्स हैं, ये उसके अंदर हल हुए हुए हैं, तो ये उसका लिक्विड फॉर्म का जुज़ बन जाते हैं। तो इन दोनों के आपस में जो रेशो है वो हेमाटोक्रिट है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो सॉलिड चीज़ें हैं उनकी रेशो है 36:46, और बाकी जो यानी 54:64 जो है वो उनकी जो लिक्विड ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप पानी नहीं पिएंगे, कोई आपने जैसे रोज़ा रखा हुआ है या आपने पानी नहीं पिया या किसी वजह से डिहाइड्रेशन हो गया, आपका पानी निकल रहा है, आपको यूरिन ज़्यादा आ रहा है शुगर में, या आपको मोशंस लगे हुए हैं, कोई दस्त लगे हुए हैं, तो आप या पी नहीं रहे पानी आप, तो वो पानी की जब मिकदार कम होती है तो फिर भी हेमाटोक्रिट जो है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि रेड सेल का तनासब बढ़ जाता है, उसकी रेशो बढ़ जाती है, और वाइट सेल मतलब सॉलिड की रेशो बढ़ जाती है, उसको कहते हैं हेमाटोक्रिट। तो इसकी बड़ी अहमियत है, खासतौर पर जैसे डेंगी है, तो डेंगी में दोनों तरह के आपको हेमाटोक्रिट्स मिलते हैं। सीवियर केसेस में जब डिहाइड्रेशन होती है, फ्लूइड शिफ्ट होता है ब्लड, क्योंकि ये ब्लड आप चेक कर रहे हैं, ब्लड से आपके टिश्यूज़ में जाता है, वो बाहर नहीं जाता, कि दूसरे जो टिश्यूज़ हैं वो खून की नालियों से निकल के उधर चला जाता है। तो पानी उसमें खून गाढ़ा हो जाता है जिसे कहते हैं, और सेल्स की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, नॉट द प्लेटलेट, बाकी जो सेल्स हैं रेड सेल, और पानी जो है वो कम हो जाता है। तो उसको हेमाटोक्रिट इंक्रीज, वो बड़ा एक साइन है उसके अंदर। लेकिन आमतौर पे हम देखते हैं हेमाटोक्रिट डिक्रीज, हेमाटोक्रिट कम हुआ होता है। तो कम हो किस वजह से होता है कि रेड सेल कम होंगे, वाइट सेल ज़्यादा, रेड सेल से होता है कि रेड सेल कम हुए हैं तो हेमाटोक्रिट कम हो जाता है। तो इसमें ये एक देखने की चीज़ है। या आपने पानी ज़्यादा पिया है, ओवर हाइड्रेशन है, वो बड़ा रेयर वो भी हो सकती है कॉज उसकी, और कोई फ्लूइड रिटेंशन की वजह है, गुर्दे सही काम नहीं कर रहे, तो उन चीज़ों में भी कि पानी निकल नहीं रहा आपके जिस्म से, तो पानी की मिकदार ज़्यादा हो गई उसके अंदर, हार्ट फेलियर है, कोई इस तरह की चीज़ों में भी हो जाता है। अब हम आ जाते हैं कि नेक्स्ट चीज़ जो है एमसीवी, अगर आप दिखा सकें तो ये एमसीवी जो है वो अगली उसमें है। और एमसीवी क्या है? मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम क्या चीज़ है? मीन कहते हैं एवरेज को, एक मीन, MEN, स्पेलिंग वही है जो मीन दूसरा भी होता है, वो एक मीन इंग्लिश में, लेकिन ये मीन जो है ये अरिथमेटिक्स का है, इसका मतलब है एवरेज। एवरेज जो निकालते हैं, और कार्पस्कल का मतलब यहाँ पे रेड सेल है, तो रेड सेल्स की जो एवरेज साइज है, वॉल्यूम कह लें उसको, साइज कह लें, हुजम कह लें, वो देखा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये इसमें कंपोनेंट है जो काउंट के अलावा है, यानी ये काउंट नहीं है, ये साइज बता रहा है हमें। तो एमसीवी इज मीन रेड सेल वॉल्यूम। एमसीवी को अगर आसान जुबान में कहा जाए तो एमसीवी साइज है। तो साइज अगर छोटा होगा रेड सेल का तो वो कुछ इंडिकेट करेगा, सेल अगर बड़े साइज का होगा तो कुछ इंडिकेट करेगा। तो मैं आपको मुख्तसरन सादा अल्फाज में बताता हूँ कि सेल अगर छोटा होगा आरबीसी तो वो आयरन डेफिशिएंसी को शो करता है, और या उसकी रीज़न एक और हो सकती है, वो है थैलासीमिया। उसमें जो है ये सेल्स, या कोई भी हीमोग्लोबिनोपैथीज में, जैसे सिकल सेल एनीमिया तो उसमें सिकल्स शेप के होंगे सेल्स। और इसी तरह से अगर एमसीवी जो है बढ़ा हुआ है, यानी सेल बड़े बन रहे हैं, रेड सेल नॉर्मल साइज एक होता है उनका, वो साइज है 75 to 95। अगर 98, 100, 105, मैं चूँकि रोज़ अपने जॉब के दौरान जो मैं चुगताई हेल्थ केयर में करता हूँ, तो नाजरीन जो एमसीवी है उसकी ज़्यादती जो है वो विटामिन B12 की कमी, उसकी डेफिशिएंसी, और फॉलिक एसिड, वो भी विटामिन बी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो वो विटामिन बी की एक किस्म है फॉलिक एसिड, जिसे फॉलेट भी कहते हैं। तो फॉलेट की कमी जो है, ये दो चीज़ें पहले देखने वाली हैं कि अगर सेल बड़े बन रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, और भी इसकी वजूहात हैं, लेकिन ये मेन दो चीज़ें हम देखते हैं। और ये इजीली चेक भी हो सकती हैं लेबॉर्ट्री में, आप टेस्ट करवा लें, आपको पता चल जाएगा। और फिर आगे उनकी कॉजेज़ हैं कि वो किस वजह से कम है, आप कोई ग़िज़ा में कमी है, कोई रेड मीट जो लोग नहीं लेते, वेजिटेरियन हैं, उनमें हो सकता है, जो सलाद नहीं लेते, ग्रीन्स यूज़ नहीं करते, उनमें फॉलिक एसिड की कमी हो सकती है, या किसी बीमारी की वजह से, जैसे डेंगू में, या कोई दवाइयाँ ऐसी होती हैं
जिनमें फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है। आप कोई कैंसर की दवाइयाँ हैं, कोई और इस तरह की दवाइयाँ हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ में देते हैं जिसमें कि फॉलिक एसिड यूज़ अप हो जाता है सेल की मेकिंग में, तो वो फिर रेड सेल में अवेलेबल नहीं होता, उसके लिए उसकी कमी हो जाती है, तो रेड सेल बड़े हो जाते हैं। क्योंकि ये जो रेड सेल्स हैं उनके लिए विटामिन भी ज़रूरी हैं, B12, फॉलिक एसिड भी ज़रूरी है और आयरन भी। तो जब उनको नहीं मिलेगा तो वो आयरन की कमी में तो वो बनते रहेंगे, लेकिन उनका सेल का साइज छोटा होगा। लेकिन जब विटामिन की कमी होगी तो वो बनेंगे नहीं, वही जो मौजूदा सेल हैं वही बड़े होते जाएंगे। तो ये फ़र्क है उसके दरमियान। तो M12 की कमी और फॉलेट और भी वजूहात हैं, लेकिन ये कॉमन जो है चीज़ें, आपने टेस्ट खुद भी करवा सकते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा नज़र आए तो आप B12 और फॉलेट लेवल करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और MCH जो है वो उसमें इसी तरह मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, तो उसमें बताता है कि एक एक सेल में एवरेज कितनी हीमोग्लोबिन, तो ये पहले भी हम हीमोग्लोबिन में पता चल जाता है इस चीज़ का, ठीक है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो उसमें प्लेटलेट्स हैं। तो प्लेटलेट आपने देखा कि बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट होता है प्लेटलेट कम होने की शक्ल में, जैसे कि डेंगी फीवर में होता है कि डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और उसकी वजह यह है कि कुछ प्लेटलेट डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। प्लेटलेट स्प्लीन में भी डिस्ट्रॉय होते हैं, जिन लोगों में स्प्लीन बड़ी होती है उनके अंदर भी प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। तो ये तो नाजरीन जो है वो प्लेटलेट ऑटोइम्यून भी अगर बहुत ज़्यादा डाउन आ रहे हैं और कोई फीवर भी नहीं है, कोई रीज़न भी नहीं है, तो फिर हम देखते हैं कि क्या इसकी वजह कोई वो तो नहीं है, कोई फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, कोई विटामिन डेफिशिएंसी और या स्प्लीन बढ़ी हुई है जो इसको तबाह कर रही है। तो नाज़रीन यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे आज CBC के बारे में, कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी जो हमारा खून के अंदर जो सेल्स होते हैं उनका काउंट इसमें, और उसके अलावा सेल्स की जो शेप है उसके बारे में बताया जाता है। तो ये बड़ा मुफीद टेस्ट है और इसके अंदर जो है हम बात पहले कर चुके हैं खून के रेड सेल्स के बारे में, जो RBCs जिन्हें कहते हैं, और सुर्ख खलियात जो हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा वाइट सेल्स हैं, जो सफ़ेद जो उसमें खलियात हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो क्या चीज़ है और वो उनकी क्या अहमियत है उसके काउंट की। तो उसमें जो है मेन इंग्रेडिएंट्स जो हैं बेसिकली वो होते हैं, मेन जो सफ़ेद जो वाइट सेल्स हैं वो होते हैं बेसिकली लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा तादाद में होते हैं और लिम्फोसाइट उसके बाद सेकंड नंबर। इसके अलावा आप देखेंगे ये टेस्ट ये रिपोर्ट है CBC की, इसमें आपको नीचे बेजोफिल्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स ये भी नज़र आएंगे आपको, बेजोफिल्स, ये 4-5 किस्म के हैं। अच्छा, ये इसमें बड़ी अच्छी बात ये है कि कुछ लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं वो परसेंटेज सिर्फ देती हैं और कुछ लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं वो आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज़ भी देती हैं। तो जहाँ जैसे मैं चुगताई लैब और हेल्थ केयर में काम करता हूँ तो वहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आपको एंड पे मिलेंगी। अब उसका फ़र्क भी मैं आपको बताऊँगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू और परसेंटेज राइज में क्या फ़र्क है। कई दफ़ा परसेंटेज बड़ी होती है लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो नॉर्मल होती है। उसकी वजह होता है कि वाइट सेल जो हैं वो उनका टोटल काउंट कम होता है। तो अगर उसमें कोई परसेंटेज आपको बड़ी भी मिलेगी लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी कम मिलेगी तो उसकी अहमियत जो है वो मुख्तलिफ है, क्योंकि हम ज़्यादातर एब्सोल्यूट वैल्यू को देखते हैं कि असल में न्यूट्रोफिल्स जैसे उनकी वैल्यू देखनी है तो वो कितने बड़े हुए हैं असल में। तो इसमें मैं बात करता हूँ कि न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो, पहली तो बात ये है कि वाइट सेल्स एक नहीं है, उस वाइट सेल का टोटल काउंट भी देखा जाता है, जैसे WBC कहते हैं, WBC, तो वाइट्स ब्लड काउंट। अब वो जनरली अगर बड़ा हुआ है तो वो इंडिकेट करेगा कि इन्फेक्शन है, और उसमें ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि जब वाइट सेल काउंट बढ़ा हुआ है, वाइट सेल ज़्यादा हैं, तो वो न्यूट्रोफिल्स की वजह से हैं। मोस्टली ये होता है कि न्यूट्रोफिल्स की वजह से वो ज़्यादा होते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स क्यों ज़्यादा होंगे?
कि न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो ग्रेनुलोसाइट्स भी उनको कई दफ़ा लिखा होता है रिपोर्ट्स के अंदर। न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो होती हैं, एक्यूट बैक्टीरियल, आपने देखा होगा कि अपेंडिक्स का खत किसी ने चेक कराना है तो वो वाइट ब्लड सेल काउंट करवाते हैं कि या अल्ट्रासाउंड साथ में करवाते हैं, तो वाइट सेल में वो देखते हैं कि इन्फेक्शन है कि नहीं। तो बैक्टीरियल, जो कि अपेंडिक्स में मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, तो वो देखने के लिए वो आप वाइट सेल काउंट करते हैं, उसमें न्यूट्रोफिल ज़्यादा हों तो आपको इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा होते हैं, और फिर उसका अल्ट्रासाउंड होता है तो आपको पता चल जाता है कि अपेंडिसाइटिस है कि नहीं। ऐसे ही अगर आप किसी का गला ख़राब है तो ज़्यादातर वायरल होता है जो, तो अगर आप पता कराना चाहें कि वायरल है, ये बैक्टीरियल है, कुछ तो देखने से पता चल जाता है। और कुछ जो है, आप अगर आप इतना क्लियर नहीं है तो आप उसको आप वाइट सेल काउंट करवा लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा न्यूट्रोफिल ज़्यादा हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है गले में और एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। बच्चों में अक्सर आपने देखा होगा कि, या बड़ों में भी, और टीनेजर्स हैं या यंगस्टर्स हैं कि गला ख़राब हो जाता है उनका, तो मोस्टली वायरल होता है। वायरल अगर होगा तो लिम्फोसाइट्स अमूमन ज़्यादा होते हैं। कुछ बहुत कम ऐसी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं जिसमें के न्यूट्रोफिल्स नहीं बढ़ते और जिसमें आप और लिम्फोसाइट बढ़ जाते हैं, लेकिन अमूमन जो है वो न्यूट्रोफिल्स ही समझे जाते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की निशानी है कि न्यूट्रोफिल्स बढ़ गए हैं ग्रैनुलोसाइट्स में। तो नॉर्मली जो है इनकी तादाद जो होती है 40 से 75% होती है, तो वो 75% से अगर बढ़े हुए हैं तो फिर आप उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन साथ साथ आप नीचे एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब है कि टोटल काउंट कितना है उनका। ये तो परसेंटेज है ना, ऊपर जो दी हुई है 40 to 75%, बहुत बड़ी रेंज है, ये आपकी परसेंटेज है। लेकिन इसके बावजूद आप एब्सोल्यूट वैल्यू भी देखें, क्योंकि अगर टोटल ही कम है वाइट ब्लड सेल और परसेंटेज में ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये है, और एब्सोल्यूट काउंट उसका नॉर्मल है तो उसको नॉर्मली कंसिडर करें कि वाइट सेल्स न्यूट्रोफिल्स आर नॉर्मल। और इसका मतलब है क्या होगा कि लिम्फोसाइट्स कम हुए हैं। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे तो लिम्फोसाइट्स जो हैं उनकी रेशो होती है 20 to 50%। तो जब वो लोअर साइड पे होंगे तो वाइट सेल जो है वो न्यूट्रोफिल्स का परसेंटेज ज़्यादा आएगी, लेकिन हो सकता है कि वो नॉर्मल काउंट ही हो उनका। तो इसलिए वो भी देखना पड़ता है कि आपने नीचे जो एब्सोल्यूट, कुछ लैब्स देती हैं कुछ नहीं देती, तो एब्सोल्यूट काउंट की अहमियत है। लिम्फोसाइट्स जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में नहीं, ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन में बढ़ता है, और डेंगू जैसे मलेरिया वगैरह में ज़रा डिफरेंट थोड़ी सी पिक्चर आती है, लेकिन उसमें कई में लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे वायरल कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, ऐसी चीज़ों में ये बड़ा होता है। बहुत ज़्यादा अगर लिम्फोसाइट ज़्यादा आ रहे हैं तो देन यू कैन सस्पेक्ट लिम्फोब्लास्टिक, जो लिम्फ से रिलेटेड कैंसर्स हैं, लुकीमिया है या कुछ और इस तरह के कैंसर्स हैं, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हाई काउंट्स आते हैं। तो वो ये बड़ा इम्पोर्टेंट, यानी लुकीमिया का यहाँ से ब्लड से पता चल जाता है, और कि हाई काउंट्स आने शुरू होते हैं वाइट सेल्स के और लिम्फोसाइट, यानी किसी के भी आ सकते हैं इसमें से जिस किस्म का वो लुकीमिया है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आप फिर आगे मजीद टेस्ट करवाते हैं फ़ौरन डॉक्टर को। अगर आप ऐसा देखें और कि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, नॉर्मली ये होगा कि आपको थोड़ी सी वैल्यू बढ़ी हुई है, से अगर 75% तो 90% वो एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है जैसे लिम्फोसाइट्स की वो होती है 1 to 3। तो अगर आपको 10 मिल रहा है, 12 मिल रहा है, 15 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, तो 1 to 3 से डबल से भी ज़्यादा है, तो देन यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर इमीडिएटली और जाके फर्दर टेस्ट करवाएं कि दैट कैन बी अ साइन ऑफ ब्लड कैंसर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर नॉर्मली थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो पैनिक नहीं करना आपने, ऐसे परेशान नहीं होना, क्योंकि वो वायरल इन्फेक्शन की या कुछ ऐसी मामूली जो चीज़ें हैं उनकी भी निशानी हो सकती है। न्यूट्रोफिल्स के हवाले से मैं एक और बात आपको शेयर करना चाहता हूँ कि जो लोग स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं किसी वजह से भी, स्किन की उनको प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, या उनको हकीम वगैरह या कोई नीम हकीम जिन्हें कहना चाहिए, अताई जो है वो दे देते हैं। जो प्रॉपर क्वालिफाइड हैं वो तो नहीं देंगे, लेकिन जो इस तरह से अताई डॉक्टर हमारे बैठे हुए हैं वो कई दफ़ा आपको स्टीरॉइड की हैवी डोजेस दे देते हैं बगैर बताए हुए। तो उस सूरत में भी न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं। और जो थायराइड का स्टेटस है, हाइपोथायराइड वगैरह, ये भी वाइट सेल काउंट पे असर डालता है।
और बहुत सारे चीज़ों पे इसका भी काउंट्स पे असर आता है। तो थायराइड अगर आपको कोई इस तरह का कंटिन्यूसली मिल रहा है विदाउट एनी रीज़न, तो आप थायराइड भी अपना चेक कीजिए, TSH करवा लीजिए या थायराइड पूरा प्रोफाइल करवा लें, तो वो भी रिलेटेड हो सकता है। किडनी फेलियर जो है वो भी कई सूरतों में ब्लड के अंदर आपके बहुत सारे जो है आप रेड सेल काउंट पे या हीमोग्लोबिन पे, आरबीसीज पे असर डालता है, क्योंकि किडनी से एक फैक्टर निकलता है जिसे एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, जो कि आपके रेड सेल की ग्रोथ में, उनकी मल्टीप्लिकेशन में और उनके बनने में एक बड़ा मुफीद उसका रोल है। तो वो अगर गुर्दे सही काम नहीं कर रहे तो वो भी एनीमिया कॉज करेंगे। तो चूंकि बात हो रही थी अभी वाइट सेल की, तो वाइट सेल की मैं बात करना चाहता हूँ, उसमें मोनोसाइट्स आ जाते हैं। मोनोसाइट्स को आपने देखा होगा ये कोविड के ज़माने में कि मोनोसाइट बहुत हाई, यानी नॉर्मली ये होते हैं 2 से 10। तो नॉर्मली 2 से 10 होते हैं, लेकिन ये 20, 25, 30 और 15, 20 इस तरह से कोविड के ज़माने में आ रहे थे। तो मोनोसाइट्स अगर बहुत ज़्यादा देर विदाउट किसी फीवर या विदाउट काउज के, तो क्रॉनिक इन्फेक्शन को बेसिकली शो करते हैं। क्रॉनिक इन्फेक्शन ब्रूसेलोसिस है। ब्रूसेलोसिस बेसिकली बीमारी है जो लोग भेड़ बकरियां पालते हैं या गाय वगैरह जानवरों के साथ। ये मैंने जब मैं यूएई में था, अलैन में, तो वहाँ पे फार्मिंग होती है, जैसे ऊँट भी होते हैं वहाँ पे। तो वो उनके जो है दूध अगर आप बगैर बॉयल किए हुए इस्तेमाल करते हैं, और या उनके बहरहाल जो उनको देखते हैं जानवरों को, उनमें ब्रूसेलोसिस हो सकती है, वो क्रॉनिक एक इन्फेक्शन होती है, तो उस सूरत में भी मोनोसाइट्स बढ़ते हैं। लेकिन आमतौर पे कोविड के दिनों में मोनोसाइट्स बहुत देखे गए, और जिनमें लोगों में बड़ा होता था उनमें ज़्यादा चांसेस होते थे कि कोविड है। तो वायरल इन्फेक्शंस भी आ गई इसके अंदर, क्रॉनिक इन्फेक्शंस भी आ गई। तो अगर परसिस्टेंटली आपके मोनोसाइट्स ज़्यादा आ रहे हैं तो गो फॉर डॉक्टर के, उसको ब्रूसेलोसिस और दूसरी क्रॉनिक इन्फेक्शंस जो हैं उनको रूल आउट करें। इसी तरह से बेजोफिल्स हैं। बेजोफिल्स जो हैं वो कम हो अगर, तो वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए आपको, और वो भी कुछ चीज़ों को इंडिकेट करते हैं चीज़ें। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे कहते हैं कि कम होना, ये तो अभी तक हम ज्यादती की बात कर रहे थे, न्यूट्रोपीनिया, वाइट सेल टोटल का कम होना या न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स ही 40 to 75% तो न्यूट्रोफिल्स है। तो न्यूट्रोफिल्स जब कम होते हैं तो वाइट सेल डेफिनेटली कम होता है। अगर 4 से नीचे जा रहा है, यू शुड थिंक कि किस वजह से जा रहा है। वैसे तो कोविड में, डेंगू में, बहुत सारी बीमारियों में ये वाइट सेल नीचे चले जाते हैं। इवन टाइफाइड में वाइट सेल काउंट नीचे चला जाता है, 4 से भी नीचे चला जाता है। लेकिन अगर ये 2 से नीचे जाता है तो ये तो बहुत, इसको हम कहते हैं न्यूट्रोपीनिया। और जिसमें कि चूंकि वाइट सेल टोटली अगर 2 से नीचे है या 3 से नीचे है, तो उसमें जो न्यूट्रोफिल्स होंगे वो तो और नीचे चले जाएंगे। तो न्यूट्रोफिल्स नॉर्मली हमारे पास 2 से 7 होने चाहिए। तो वो अगर आपके 2 एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करूं, तो वो 2 से नीचे चले गए तो लम्हा फिक्रिया है। और अगर वो न्यूट्रोफिल्स 1 तक चले गए हैं और उससे नीचे जा रहे हैं, तो आपको बोन मैरो सप्रेशन, बल्कि कोई भी इनमें से चीज़ें सारी बोन मैरो में बनती हैं। पूरा ब्लड जो है वो बोन मैरो में बनता है। तो अगर आपको कोई और वजह नहीं मिल रही है और आपको वाइट सेल, रेड सेल, सारा ही, हर चीज़ ही कम हुई हुई है, तो आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि बोन मैरो सप्रेशन तो नहीं हो रहा। बोन मैरो सप्रेशन क्या चीज़ है? क्योंकि आपकी जो हड्डियों के अंदर का गूदा होता है, जिसे हम मिख भी कहते हैं, और वो जो मैरो है वहाँ पे रेड ये खून बनता है। तो जब खून वहाँ पे बनता है तो वहाँ पे अगर वो नहीं बन रहा वहाँ पे, तो मैरो में कोई डिफेक्ट है, तो वो उसको देखना चाहिए कि किस वजह से है। और उसमें कई दवाइयाँ हैं ऐसी जो बोन मैरो सप्रेशन करती हैं, और बहुत सारी जैसे रेडिएशन आपने बहुत ज़्यादा ली है किसी वजह से, और तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बोन मैरो सप्रेशन हो सकता है। प्लास्टिक एनीमिया जैसे, मतलब इस तरह से बिल्कुल ही बंद हो जाए बोन मैरो, तो उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। और बहुत कम सेंटर्स हैं दुनिया जहाँ पे ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। पाकिस्तान में शायद कोई एक आध होगा, और मुझे याद है कि मलेशिया में होते थे बहुत सारे सेंटर्स, सिंगापुर वगैरह में। तो ये जो चीज़ें हैं ये देखने वाली हैं कि बोन मैरो और अवेलेबिलिटी बढ़ाई जाए पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी जो अब हाल में कई दवाइयाँ इस्तेमाल भी नहीं होती जो कर देती थी बोन मैरो। जैसे क्लोरोफेनिकोल बड़ी अच्छी दवाई थी एक टाइफाइड के लिए, लेकिन उसका मेन साइड इफेक्ट ये था कि वो बोन मैरो
सप्रेशन करती थी, तो खून बनना बंद हो जाता था और उसके बाद जो है ऑब्वियसली खून के बगैर इंसानी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है उस तरह से। और वो तो उसमें अगर बिल्कुल ही बंद हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के वक्ती तौर पे तो आप उनको खून दे के लगा के ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन आप ज़िंदा रख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुश्किल हो जाता है, तो फिर उसके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। बोन मैरो भी ऐसे जैसे गुर्दा लगाया जाता है और या जैसे लिवर ट्रांसप्लांट होता है, तो बोन मैरो भी किसी मैचिंग बोन मैरो आप लेके तो उसको रिप्लेस करते हैं विद जो हेल्दी पर्सन का जो मैच कर जाए आपके साथ, तो उसको यूजुअली क्लोज रिलेटिव्स का, तो वो किसी ऐसी हड्डी से निकाला जाता है जहाँ से वो इजीली एक्सेसिबल हो और जो उसको परेशानी भी ना हो जिससे निकाला जा रहा है, तो वहाँ से निकाल के तो वो आपके किसी बोन में इंजेक्ट कर देते हैं और वहाँ पे वो ग्रो होता है। और एक आजकल स्टेम सेल थेरेपी भी निकल रही है कि आपके जो बेसिक स्टेम सेल है जहाँ से सारे सेल्स बनते हैं, वो भी उसके बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है कि वो किस स्टेज पे है, वो भी तजर्बाती तौर पे है या राइज हो चुकी है, लेकिन ये है कि वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड आ जाती है। किस दिन हम किसी हेमाटोलॉजिस्ट को बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे। आपके कोई सवालात हों आपके इस बारे में, कोई भी आप अपनी राय देना चाहें, तो जब हमारा यूट्यूब पे यह प्रोग्राम आएगा तो उस पे आप अपनी राय और अपने सवालात पोस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह उससे अगले प्रोग्राम में फिर हम उनके जवाब देंगे। तो आखिर में मैं जाते हुए एक इसको समराइज़ कर दूं और ईओसिनोफिल्स का बता दूं। ईओसिनोफिल्स बेसिकली रेड सेल, ये जो ईओ जो है ना, ये थोड़े से गुलाबी से और इनका पिंक सा कलर होता है, जैसे ईओसिन डाई होती है। तो ये वाइट सेल की एक किस्म है, लेकिन ये होते थोड़े पिंकिश से रेडिश से होते हैं, लेकिन ये एलर्जी को शो करते हैं। अगर ये ज़्यादा इनका काउंट आ रहा है, इसका मतलब है कि इंसान जो है उसको एलर्जी है, किसी फूड से है, किसी सूंघने वाली जो चीज़ें केमिकल से है, या उसको कोई अगर पैरासाइट्स हैं, पेट में कीड़े हैं, तो ईओसिनोफिल्स बढ़ जाते हैं। और भी कंडीशंस हैं। बहरहाल ये दो मेजर चीज़ें जो हमने देखनी होती है। आप खाना टेस्ट करवा लें या उनको जो है इस तरह की दवाइयाँ दे दें जो पेट के कीड़े ख़त्म करने के लिए होती हैं, और जो नुकसानदेह नहीं होती, जो आप ले लें तो बस वो कीड़े ख़त्म करते हैं, वो जिस्म के अंदर नहीं हज़म नहीं होती उस तरह से दवाइयाँ। तो वो कुछ लोग रेगुलरली लेते हैं जो बाहर से खाना खाते रहते हैं। तो ये जो है पेट के कीड़ों की वजह से हो सकता है, और एलर्जी की तो आगे उसका फिर सीरम IgE लेवल करवाया जाता है, इम्यूनोग्लोबिन ई, IG छोटा, I बड़ा और G छोटा और E। ये टेस्ट आप करवाते हैं देखने के लिए कि या स्टूल टेस्ट या दोनों करवाए जाते हैं देखने के लिए कि पेट के कीड़ों की वजह से है या एलर्जी टेंडेंसी है। कुछ तो वैसे ही पता चल जाता है कि इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा छींकें आती रहती हैं, उनको स्किन पे खारिश होती रहती है, कुछ चंबल है, सोराइसिस है, SLE एक होती है, इसमें बटरफ्लाई रैश होता है। इस तरह की कुछ स्किन कंडीशंस हैं इनको, तो उसमें भी एओसिनोफिल्स ज़्यादा आते हैं। और उनके लिए IG लेवल कर लें और स्टूल कर लें तो आपको पता चल जाएगा, और डॉक्टर को दिखा लें। और बाद में यूनिवर्सल एक पैनल होता है एलर्जी का, जिसमें आप फूड भी चेक कर सकते हैं कि किस फूड की बहुत सारी 20-25 किस्मों के वो देखते हैं कि किससे आपको एलर्जी है, वो एंटीबॉडीज टेस्ट होता है। और इसी तरह से इनहेलेंट्स जो आप सांस लेते हैं वो केमिकल्स आ रहे हैं, उनका टेस्ट होता है। ये टेस्ट डिफरेंट है जो एक इस्लामाबाद में टेस्ट होता है एलर्जी का, जो कि आपको बहुत सारे लगाए जाते हैं, वो उनके इनोकुलेशन की जाती है, कुछ 30-35 वो नीडल्स आपको लगाई जाती हैं लाइट से, और उनके अंदर वो मटेरियल्स होते हैं मुख्तलिफ, तो वो भी एक एलर्जी टेस्ट है। लेकिन वो इनोकुलेशन इन्वॉल्व है और वो एक आध सेंटर्स में होता है। तो लेकिन यहाँ पे आम जो हमारी जो अच्छी लेबॉर्ट्रीज हैं उनके अंदर ये आपके ब्लड से होता है, वो एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं, तो वो आप करवा सकते हैं एलर्जी को। तो ये ईओसिनोफिल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी मैंने आपको दे दी। तो आखिर में एक समरी में बता रहा हूँ कि कंप्लीट ब्लड सेल काउंट जो है CBC बड़ा यूजफुल टेस्ट है, बड़ा सस्ता टेस्ट है। 400 से 700 800 मैक्सिमम को 1000 ले रही होगी बहुत अच्छी कोई महंगी लैब जो है। तो इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके अंदर आपको जो है आज की वीडियो के बाद अगर आप रिपोर्ट रख के सामने देखेंगे तो आप शायद खुद भी इससे फर्दर क्या टेस्ट करवाने हैं या फर्दर फौरी डॉक्टर पर जाना है, ये आपको इस वीडियो से मालूम पड़ जाना चाहिए। और अगर ऐसा है तो हमें ज़रूर मुतला कीजिएगा, इनबॉक्स में अपने तासुरात लिखिए। तो तब तक के लिए
इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।